हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रामगढ़ में चलती कार में लगी आग, 4 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। रामगढ़ जिले में एक बड़ा हादसा टल गया। रांची-गोला रोड पर सिकिदिरी घाटी में चलती सीएनजी अर्टिगा कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार चारों यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार निरंजन चंद्र के नाम से रजिस्टर्ड अर्टिगा कार गोला से सिकिदिरी घाटी होते हुए रांची की ओर जा रही थी। घाटी से गुजरते वक्त कार में आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग सीएनजी के कारण लगी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रजरप्पा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से जल चुकी कार को सड़क से हटाया। इसके बाद यातायात को फिर से सुचारू कर दिया गया। पुलिस कार में आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। आम लोगों के लिए गुरुवार से खुलेगा राजभवन, साथ में ले जाना जरूरी होगा ये प्रमाण। राजभवन का खूबसूरत उद्यान आम लोगों के लिए 6 फरवरी से 12 फरवरी तक खुला रहेगा। इस दौरान नागरिक यहां के सुंदर फूलों और हरे भरे पौधों का आनंद ले सकेंगे। उद्यान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। लोगों को प्रवेश के लिए गेट नंबर 2 से दोपहर 1 बजे तक अनुमति मिलेगी। सभी को आधे घंटे तक उद्यान में रहने की अनुमति होगी। बता दें कि उद्यान में प्रवेश के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद सुरक्षा जांच होगी, जिसके बाद प्रवेश मिलेगा। कोदरमा में आइसक्रीम खाने से 18 लोग बीमार, जीभ और तालू चिपकने की शिकायत। कोदरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आरागारों में आइसक्रीम खाने से तकरीबन 15 से 18 बच्चे और महिलाएं बीमार हो गईं। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बीमार बच्चों व महिलाओं ने बताया कि वे आरागरों में एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने पहुंचे थे। भुक्तभोगियों ने बताया कि शादी समारोह के बीच दोपहर के करीब 12 बजे एक आइसक्रीम वाला वहां पहुंचा, जिसके बाद सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के थोड़ी देर बाद ही सभी बच्चे और महिलाओं के जीभ व तालू आपस में चिपक गए, जिसके बाद गांव के ही लोगों ने उन लोगों को सदर अस्पताल कोदरमा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उनके इलाज के पश्चात उन्हें दवा देकर घर भेज दिया गया। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि ऐसे मामले लंबे समय से रखे आइसक्रीम खाने से या फिर आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद पानी पीने से इन्फेक्शन हो जाने के कारण होता है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई। प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों और महिलाओं को वापस अपने घर भेज दिया गया है। फिलहाल सभी बच्चे व महिलाएं खतरे से बाहर हैं। वहीं डॉक्टर रंजीत ने कहा कि उक्त आइसक्रीम का सैंपल ले लिया गया है, जिसे जांच के लिए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा। रांची जिला में माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी पूरी। डीसी ने कदाचार मुक्त परीक्षा के दिए निर्देश। रांची जिला के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को 5 फरवरी 2025 को समाहरणालय ब्लॉक बी स्थित सभागार में माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परीक्षाओं के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी केंद्राधीक्षकों को यह निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी कदाचार नहीं करें और अगर ऐसा पाया गया तो परीक्षा संचालन नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आयोजित होने वाली वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई। माध्यमिक परीक्षा पहली पाली में प्रातः 9:45 से 1 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा दूसरी पाली में अपराह्न 2 बजे से 5:15 तक चलेगी।
रांची जिला में कुल 102 माध्यमिक परीक्षा केंद्रों पर 35,213 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 57 इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों पर 38,497 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने केंद्राधीक्षकों के सवालों का जवाब दिया और कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और अन्य अधिकारी भी शामिल थे। जेएसएससी ने नगरपालिका सेवा परीक्षा के 19 पदों पर रिजल्ट किया जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड नगरपालिका सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के 19 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के अनुसार बागवानी अधीक्षक के 3 अभ्यर्थी, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 5 अभ्यर्थी, सैनिटरी सुपरवाइजर के 4 अभ्यर्थी, राजस्व निरीक्षक के 5 अभ्यर्थी और विधि सहायक के 2 अभ्यर्थी का चयन होगा। आयोग ने बताया कि शेष पदों के परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रांची में सड़क हादसे में 2 की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। राजधानी रांची में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों विद्यार्थी सीयूजे के बताए जा रहे हैं। वहीं छात्रों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। घटना बुधवार सुबह मांडर मुरगू पुल के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई। तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने दोनों मृतकों को अपनी चपेट में ले लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि सड़क जाम होने से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान भोजपुरी गाने को लेकर विवाद, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र के टुंडी रोड में सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान भोजपुरी गाना बजाने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद आरोप है कि पुलिस ने बच्चों और महिलाओं पर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज की घटना के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। आधा दर्जन से अधिक बच्चे और महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान भोजपुरी गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसके बाद मारपीट की घटना हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने माहौल को शांत करने की बजाय महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बरवाडा टुंडी सड़क को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिलने के बाद बरवाडा थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली। दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। थाना प्रभारी के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण शांत हुए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बकाया रॉयल्टी के लिए केंद्र को दी खुली चेतावनी, कहां बंद कर देंगे खदानें। धनबाद के गोल्फ मैदान में आयोजित झामुमो के 53वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कड़े तेवर में दिखे। इस दौरान उन्होंने खुलेआम केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र से कोयले की रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अपने हक के लिए जरूरत पड़ी तो खदानों को भी बंद कराएंगे। अगर हम कोयला रोक दें तो पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी रांची आए थे तो उन्हें साफ कह दिया गया है कि झारखंड में चल रही कोयला खदानों की जमीन के बदले वही मुआवजा देना होगा जो राज्य सरकार तय करेगी। अगर यह सौदा मंजूर नहीं है तो कोयला खदानों को बंद कर दे। सीएम ने कहा कि इस पर कोयला मंत्री ने कहा कि यहाँ जमीन की दर काफी है, पर राज्य सरकार ने इसे कम करने से मना कर दिया है।
कोयला मंत्री से कहा गया है कि वे केंद्र से रॉयल्टी मद में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान कराएं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से सरकार आपके वार कार्यक्रम शुरू होगा। पंचायत स्तर पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के मुद्दों को लेकर गंभीर है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मांगने से अधिकार नहीं मिलते, इसलिए लड़ना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही कोयला निकाली गई जमीनों को वापस लिया जाएगा। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा, डीजीपी की नियुक्ति पर उठाए सवाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। वे बुधवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी पैनल के तहत होगी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी अवहेलना की है। बीजेपी ने डीजीपी नियुक्ति मामले में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति कमेटी में रिटायर्ड जज, गृह सचिव और मुख्य सचिव शामिल थे। इसके बावजूद अवैध नियमावली के तहत डीजीपी की नियुक्ति की गई है। बीजेपी ने कहा कि वे इस मामले में कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार न्यायपालिका को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। अवैध नियमावली के तहत डीजीपी की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। लोअर बाजार थाना में एफआईआर दर्ज। रांची के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा है। जिस महिला को धमकी दी जा रही है और दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वह रांची सिविल कोर्ट की अधिवक्ता है। दरअसल रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के डांगरा टोली निवासी अधिवक्ता पूनम कुमारी ने जमीन दलाल शंभू उर्फ संजय पर जानलेवा हमला व गाली गलौज करने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। रांची सिविल कोर्ट की अधिवक्ता पूनम कुमारी के मुताबिक पुश्तैनी जमीन से संबंधित विवाद को लेकर उनके रिश्तेदार शंभू ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उन्हें चोट लगी है। इतना ही नहीं, उसने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अधिवक्ता पूनम कुमारी के पति भी रांची सिविल कोर्ट के वकील हैं। अधिवक्ता पूनम कुमारी ने लोअर बाजार थाना में लिखित शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की प्रारंभिक जांच कर रही है। इधर रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने अधिवक्ता पूनम कुमारी और उनके पति के साथ हुए इस दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए रांची पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। महाकुंभ में बिछड़ी जमशेदपुर की महिला 520 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची घर। आस्था की नगरी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में संगम में डुबकी लगाने वाली जमशेदपुर की एक 70 वर्षीय महिला ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। दरअसल जमशेदपुर के छायानगर में रहने वाली कांति देवी विगत 24 जनवरी को महाकुंभ में डुबकी लगाने आसपास के 35 लोगों के जत्थे में शामिल होकर प्रयागराज गई थी। इस दौरान कांति देवी ने 25 जनवरी को संगम में डुबकी लगाई, जिसके बाद 26 को प्रयागराज स्टेशन पर वे अपने जत्थे से बिछड़ गई थी। इसके बाद महिला ने सबको चौंकाने वाले अद्भुत कारनामे को अंजाम दिया और प्रयागराज से जमशेदपुर यानी कि 520 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय कर डाली। छायानगर से जमशेदपुर पहुंची जत्थे में जब कांति देवी के परिवार वालों ने उन्हें नहीं पाया, तो घरवाले कांति देवी की खोजबीन में लग गए और उन्होंने पुरी से लेकर प्रयागराज तक कांति देवी की खोज की, लेकिन इस दौरान कांति देवी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं 10 दिन बाद मंगलवार को कांति देवी के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन्हें पुराना कोर्ट रोड पर देखा, जिसके बाद उनके साथ कांति देवी अपने घर पहुंची और सभी को उन्होंने पूरी कहानी बताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे कोलकाता।
बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को कोलकाता दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोलकाता के लिए आज ही रवाना हुए। वे वहां बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। बता दें कि यह बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का 8वां संस्करण है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोलकाता में 5 और 6 फरवरी को आयोजित हो रहे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। मंत्री 6 फरवरी को शाम में रांची लौट जाएंगे। गढ़वा में 45 आदिवासी परिवार राशन से वंचित, सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। गढ़वा के बिजका गांव के 45 आदिवासी परिवार पिछले 14 महीने से राशन से वंचित हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन्हें डीलर द्वारा व्यापक कटौती कर अनाज दिया जाता था और जब इन्होंने इसका विरोध किया तो इसके बाद इन्हें राशन मिलना ही बंद हो गया। ये लोग ग्रामीण प्रखंड से लेकर राज्य तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन दर दौड़ाए ही जा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संज्ञान लिया है। इस घटना से नाराज सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर गढ़वा डीसी को टैग करते हुए एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में सीएम ने लिखा है कि यह स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। गढ़वा जिलाधिकारी तत्काल मामले का संज्ञान ले एवं सभी परिवारों को उनका हक दिलाएं। इसके साथ ही इस स्थिति के लिए दोषी सभी व्यक्तियों पर न्यायोचित कार्रवाई कर सूचना दें। महाशिवरात्रि के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक, रांची डीसी ने दिए ये अहम निर्देश। रांची जिले में 26 फरवरी 2025 को होने वाले महाशिवरात्रि त्योहार की तैयारियों को लेकर बुधवार 5 फरवरी 2025 को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के साथ बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में हुई इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंदिर विकास समिति के सदस्य भी मौजूद थे। बैठक में महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा, मंदिर का उद्घाटन, भक्तों का मंदिर में प्रवेश निकास, सजावट और बिजली व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा श्रद्धालुओं के जलाभिषेक को सुगम बनाने के लिए गर्भगृह में विशेष इंतजाम किए जाने की बात कही गई। जिला दंडाधिकारी ने मंदिर समिति से इस कार्य के लिए विशेष इंतजाम करने का निर्देश दिया। साथ ही शिव बारात की झांकी, रूट, मंच निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात के रूट पर साफ सफाई, ट्रैफिक नियंत्रण और अन्य व्यवस्थाओं पर भी विचार किया गया। मंजुनाथ भजंत्री ने शिव बारात में उपयोग होने वाले वाहनों और चालकों की जांच करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले खर्च के अनुमानों पर भी समिति ने सहमति दी। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से आदिवासी हाई स्कूल की 5 छात्राएं जख्मी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत चर्च के समीप आदिवासी हाई स्कूल में पढ़ने वाली 5 छात्राओं को तेज रफ्तार बाइक सवार ने पीछे से जोरदार ठोकर मार दी है। इस सड़क दुर्घटना में 5 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इसके बाद सभी छात्राओं को आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां 2 छात्राओं की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घायल छात्राओं में अष्टमी कुमारी, शानु कुमारी, रश्मि कुमारी, सुरभि कुमारी और खुशी कुमारी शामिल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 5 छात्राएं भालूबासा आदिवासी जन कल्याण उच्च विद्यालय की छात्राएं हैं। सभी अपने घर से स्कूल के लिए जा रही थी। इसी दौरान चर्च के समीप बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि जिस बाइक से दुर्घटना घटी है उसका चालक स्कूल के ही कक्षा 9 का छात्र है, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
वहीं इसकी सूचना सीताराम डेरा थाना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल सभी का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी ओर घटना की सूचना पर पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी एमजीएम अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घायल छात्राओं से उनका हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल प्रबंधन से मुलाकात कर घायल छात्राओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। धनबाद पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। धनबाद पुलिस ने आज मटकुरिया पावर हाउस और रेलवे लाइन के बीच बाउंड्री के किनारे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी धनबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि बुधवार को 1:50 मटकुरिया पावर हाउस और रेलवे लाइन के बीच बाउंड्री के किनारे कुछ अपराधकर्मी जुटे हुए हैं। इन लोगों के पास हथियार, बम भी मौजूद है और ये लोग गैर कानूनी रूप से संगठित होकर लोगों को भयक्रांत और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में रंगदारी एवं दबंगई कायम रख सके। इस गुप्त सूचना के संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित कर निर्देशानुसार एक टीम गठित कर लगभग 2:15 में पुलिस मटकुरिया पावर हाउस और रेलवे लाइन के बीच बाउंड्री के किनारे पहुंचे और घेराबंदी कर 4 अपराधकर्मी को पकड़ लिया। सभी लोग धनबाद जिला के बताए जा रहा है। आगे बताया कि ये लोग प्रिंस खान के संगठन के हैं और प्रिंस खान और उसके भाइयों के कहने पर चासनाला के पास हो रहे रेलवे के काम में बाधा पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए थे। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। झारखंड सरकार ने जारी किया सरकारी कर्मियों के लिए दिशा निर्देश। हर हाल में करना होगा पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शर्तों के उल्लंघन करने पर सरकारी सेवक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस बाबत परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी सेवक राजनीतिक, धर्मनिरपेक्षता विरोधी व सांप्रदायिक गतिविधियों के समर्थन से संबंधित पोस्ट नहीं करेंगे और न ही उसे सब्सक्राइब कर अपने पोस्ट, ट्वीट, ब्लॉग आदि के माध्यम से उसका समर्थन करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वे सरकार की नीति और कार्रवाई की आलोचना या चर्चा नहीं करेंगे। झारखंड सरकार ने अपने परिपत्र में यह भी कहा है कि सरकारी सेवक अपने विचारों को साझा करते हुए अपनी शील निष्ठा को बनाए रखेंगे, सोशल मीडिया पर मर्यादा बनाए रखेंगे, सभ्य व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, साथ ही आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक रूप से पक्षपात वाला पोस्ट साझा नहीं करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राय सरकारी कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करें और न ही सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करें। सरकार ने अपने दिशा निर्देश में यह भी कहा है कि सरकारी सेवक सरकार द्वारा अपनाई गई किसी नीति या कार्रवाई की चर्चा तथा आलोचना नहीं करेंगे, सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा में भाग नहीं लेंगे, सरकार की छवि धूमिल करने वाली किसी तरह की चर्चा में भाग नहीं लेंगे, यहाँ तक कि अपने सहकर्मी या व्यक्तियों के बारे में भी अभद्र, अश्लील या धमकी से संबंधित पोस्ट साझा नहीं करेंगे। सरकारी सेवक किसी भी उन्मादी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र, राज्य के बारे में भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करेंगे। झारखंड में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। 8 फरवरी के बाद 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। झारखंड में मौसम की स्थिति में बदलाव की संभावना है। 8 फरवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इससे पहले सुबह में कोहरा और धुंध के साथ न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन दिन में आसमान साफ रहने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। रात में तापमान में कमी आ सकती है। बुधवार की सुबह में कोहरा, धुंध और उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहे। झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है
और उसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। साहिबगंज डीसी की अध्यक्षता में बैठक, नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दिए निर्देश। साहिबगंज डीसी हेमंत सती की अध्यक्षता में बुधवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक हुई, जिसमें चौकीदार, समाज कल्याण विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर चर्चा की गई। इस दौरान डीसी ने संबंधित अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी विभागों को ससमय भर्ती पूरी करने के निर्देश दिया। कहा कि योग्यता, अनुभव और सरकारी मापदंडों का पालन करें ताकि योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। उन्होंने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया में कोई अनियमितता न हो और सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच सुनिश्चित की जाए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने जल्दी से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, परियोजना निदेशक ITDA संजय कुमार दास, अपर समाहर्ता गौतम भगत, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुनू कुमार मिश्रा, जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज कुमार, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुशील कुमार मुर्मू उपस्थित थे। डीजीपी नियुक्ति को लेकर सियासी तकरार, बीजेपी के आरोपों का JMM के सुप्रीयो ने दिया करारा जवाब। झारखंड सरकार ने 2 दिन पहले प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को रेगुलर डीजीपी नियुक्त किया है, जिस पर भाजपा ने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने भाजपा के आरोपों का तीखा जवाब दिया है। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी यह सोच रहे थे कि वे राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब यह सपना टूट गया तो वे अब सरकार के हर निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि कई राज्य सरकारें अपनी मर्जी से पुलिस महानिदेशक का चयन करती हैं। यह सिर्फ झारखंड में नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी यही प्रक्रिया है। भाजपा शासित राज्यों में भी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति सरकार ही करती है, तो फिर झारखंड सरकार के फैसले पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों में भी यही परंपरा है। 3 साल के भीतर 8,27,000 छात्रों का नामांकन घटा। झारखंड के स्कूलों में 3 साल के भीतर 8,27,000 छात्रों का नामांकन घट चुका है, जो UDAS+ की हालिया रिपोर्ट से सामने आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के दौरान हर साल नामांकन में गिरावट आई है। हालांकि शैक्षणिक सत्र 2024-2025 की नामांकन रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पाई है। यह गिरावट केवल सरकारी स्कूलों में नहीं, बल्कि निजी स्कूलों में भी देखी जा रही है। यहाँ तक कि निजी स्कूलों में नामांकन दर सरकारी स्कूलों से भी कम रही है। पिछले 3 सालों में जहां सरकारी स्कूलों में 3,99,021 छात्रों का नामांकन घटा है, वहीं निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 4,28,474 तक पहुंच गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि स्कूलों में नामांकित सभी छात्रों का डेटा UDAS+ पर सही तरीके से भरा नहीं जा रहा है। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने इसे चिंताजनक स्थिति बताते हुए कहा कि इससे राज्य की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनका कहना है कि यह स्थिति जिला स्तर के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है, क्योंकि स्कूलों द्वारा नामांकित छात्रों का पूरा आंकड़ा सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इस वजह से 10 जिलों धनबाद, गिरिडीह, पलामू, रांची, हजारीबाग, देवघर, गुमला, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और गढ़वा के जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है।
शिक्षा सचिव ने निर्देश दिया है कि जो निजी स्कूल U-Plus 2024-2025 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पलामू में टेम्पो पलटने से बड़ा हादसा, वृद्ध महिला की मौत, एक व्यक्ति घायल। पलामू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टेम्पो पलटने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की स्थिति गंभीर है। मिली जानकारी के अनुसार घटना पाटन थाना क्षेत्र की है, जो सुबह करीब 11:15 बजे हुई। मृतका की पहचान कुंती कुंवर के रूप में की गई है, जबकि घायल व्यक्ति राजकुमार सिंह है, जिसे मेदिनीनगर MMCH अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि घटना पलामू के पाटन पंडवा मुख्य मार्ग के पास कुत्ते को बचाने के कारण हुई। मृतका चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्वडीहा की रहने वाली थी, जो हादसे के समय पाटन थाना क्षेत्र में स्थित अपनी मझली बेटी के घर से वापस गांव लौट रही थी। तभी रास्ते में अचानक कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया। इसी बीच कुत्ते को बचाने में चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन यहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि जख्मी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार करने के बाद मेदिनीनगर MMCH रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घायल राजकुमार सिंह घटना के समय अपने भांजे अवधेश सिंह के घर से वापस लौट रहे थे। रांची में हाई मास्ट लाइट टावर गिरने की जांच करेगी 4 सदस्यीय कमेटी, DC ने दिया आदेश। झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट टावर गिरने की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मंगलवार को हुई इस घटना की जांच के लिए टीम का गठन किया है। टीम से कहा गया है कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपें। 4 फरवरी 2025 को हाई मास्ट लाइट का टावर एक चलती ऑटो पर गिर गया था, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने समिति के सदस्यों से घटनास्थल पर जाकर जांच करने के लिए कहा है। दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी और 5 अन्य घायल हो गए थे। जांच दल में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सड़क निर्माण विभाग, ग्रामीण के अधिशासी अभियंता शामिल रहेंगे। मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि टावर एक ऑटोरिक्शा पर गिर गया, जिसमें लगभग 8 यात्री सवार थे। घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच स्थानीय लोगों ने अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए मंगलवार को लगभग 5 घंटे तक यातायात बाधित रखा। झारखंड की बेटी ने किया कमाल, 10 घंटे की नौकरी के साथ की तैयारी और बन गई अफसर। कहते हैं कि जब आपके अंदर कुछ करने का जुनून हो तो आप किसी भी परिस्थिति में वह कर ही लेते हैं। आजकल के युवाओं के मामले में यह अक्सर देखा जाता है कि उनके पास समय का बहुत अभाव होता है। अक्सर कई बच्चों को यह कहते सुना जाता है कि समय की कमी के कारण वे चूक गए, या लोग यह कहते हैं कि अगर उन्हें थोड़ी और तैयारी का समय मिल जाता तो वे पक्की तरह से कामयाब हो जाते। लेकिन यह सच नहीं है। अगर किसी में कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो वह कम से कम समय में भी अपनी तैयारी कर सफलता हासिल कर ही लेता है। आज हम आपको एक ऐसी ही होनहार लड़की की कहानी बताएंगे, जिसने 10 घंटे की नौकरी के साथ तैयारी की और BPSC परीक्षा में सफलता हासिल की। यह कहानी है झारखंड के कोदरमा जिले के झुमरी तिलैया की रहने वाली मिताली सिन्हा की। उनकी सफलता की कहानी आपको भी प्रेरित करेगी। मिताली सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बताया था कि उनकी बहन शालिनी सिन्हा, जो DRM ऑफिस धनबाद में कार्यरत हैं, जब मिताली ने अपनी बहन को सरकारी कर्मचारी के रूप में मिलने वाली सुविधाएं देखीं, तो उनसे प्रेरित होकर उनके मन में सरकारी अधिकारी बनकर बेहतर जीवन जीने की इच्छा जागी। इस इच्छा को अपने मन में संजोते हुए
मिताली ने निजी कंपनी में काम करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पहले प्रयास में ही 60वीं रैंक हासिल की और एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया। झारखंड की तीसरी महिला मुख्य सचिव राज्यपाल के हाथों हो चुकी है सम्मानित। मंगलवार को लिया था बड़ा फैसला। आईएएस अलका तिवारी झारखंड की तीसरी महिला मुख्य सचिव है। उन्होंने मंगलवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए आंधी तूफान और लू से होने वाली जानमाल से नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को कहा है। मूल रूप से यूपी की रहने वाली यह होनहार छात्रा ने सिविल सर्विस के करियर में काफी नाम कमाया है। मुख्य सचिव के पद पर आसीन होने से पहले भी वे कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। ऐसे में हम आज उनके करियर पर एक नज़र डालेंगे। 1988 बैच की इस आईएएस अफसर की गिनती एक तेज तर्रार महिला पदाधिकारी के रूप में होती है। वे पढ़ाई लिखाई में भी काफी मेधावी छात्रा थी। वह मेरठ यूनिवर्सिटी में राज्यपाल से गोल्ड मेडल ले चुकी है। अलका तिवारी ने मनोविज्ञान विषय में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एमएससी की पढ़ाई पूरी की। यहाँ भी इन्हें मैनेजमेंट और विकास प्रोजेक्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गोल्ड मेडल मिल चुका है। इस महिला आईएएस अधिकारी ने रांची विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है। इसके अलावा भी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ड्यूक विश्वविद्यालय जैसी कई नामी विश्वविद्यालय से शॉर्ट टर्म का कोर्स किया। आईएएस अलका तिवारी अपने सर्विस के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही। लोहरदगा और गुमला जिला की डीसी भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वे वन और पर्यावरण, वाणिज्यिक जैसे विभागों में सचिव के पद पर काम कर चुकी हैं। भारत के उच्च शिक्षा नियामक प्रणाली में बदलाव लाने की योजना में उनका बड़ा योगदान है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।